अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 जी, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट्स कैसे लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ये जो आपके पास मैट्रिसेस वर्ड लिखा गया है, ये मैट्रिक्स की जमा होता है। ये मैट्रिक्स अगर प्लूरल फॉर्म में कहा जाए तो ये मैट्रिसेस बन जाता है। इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। सिंगुलर इसका होता है जी मैट्रिक्स। सिंगुलर होता है इसका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में अगर मैं मैट्रिक्स को लिखूं, इसका फॉर्म लिखूं, तो कोई भी मैं रियल नंबर ले लूं और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ नंबर लिख दूं और कुछ वर्टिकल लाइन में नंबर्स लिख लूं और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, तो वो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा एक। कैसे? मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, रियल नंबर से मुराद 0 1 2 3 कोई भी एनी नंबर जो आप ले सकें, नेचुरल नंबर। ये 0 1 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर ले ली। और अब वर्टिकल लाइन में कुछ नंबर ले देता हूँ, 3 3 4 7। अब ये जैसे कि मैंने एक कुछ नंबर ले लिया और उनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया जी? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स लिखने में जो भी आपको मैट्रिक्स कुछ इस तरह का लिखा गया होता है, कुछ नंबर्स ले उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ वर्टिकल लाइन में नंबर लिए गए। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिए गए होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? अब हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर लिए गए उनको कहते हैं रोज। क्या कहते हैं जी? रोज। और जो नंबर्स आपको वर्टिकल लाइन में गिवन होते हैं, ये जैसे ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में थे और ये आपके पास वर्टिकल लाइन में थे। हॉरिजॉन्टल वालों को मैंने कहा रोज और जो वर्टिकल लाइन में होंगे उनको कहूंगा कॉलम। कॉलम। अब इसका जो रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगी। इस तरह आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने अभी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे रोज और जो वर्टिकल लाइन में नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे कॉलम। अब अगर जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कहा जाए कि मालूम करें कितनी है, तो उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। के ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करें। क्या कहते हैं जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास बन जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। के आपने बताना होता है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसमें आपने ये बताना होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैट्रिक्स का, ये 0 1 2 एंड 3। अब ये एक मैट्रिक्स ले लिया है, इसको नाम दे दिया जी ए का। ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है। अब इसका अगर कहा जाए कि ऑर्डर मालूम करें, तो ऑर्डर किस तरह मालूम करेंगे? हम इसकी नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेंगे। जरा गौर कीजिए कितनी नंबर ऑफ रोज इसमें। एक रोज ये होगी, ये R1, और दूसरी एक और रो भी है तो ये भी दूसरी रो, इसको नाम देते हैं R2 का। और कॉलम्स कितने? कॉलम मैंने कहा था वर्टिकल लाइन में जो नंबर होंगे उनको कहते हैं कॉलम। अब वर्टिकल लाइन में नंबर कौन सी? ये वाला, ये C1। C से मुराद कॉलम, ये C1 वाले नंबर हो गए। और दूसरे और भी हमारे पास है ये C2 यानी कि कॉलम 2। अब इसका ऑर्डर अगर हमें लिखने कहा जाए, ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसका ऑर्डर होगा 2/2, यानी कि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है हमारे पास। ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे आपका जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इक्वल मैट्रिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़े, आगे इसके क्वेश्चन आसान है बहुत ही। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम इधर हेडिंग बनाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, यानी कि जितने ही आपके पास रोज हैं उतनी ही अगर आपके पास कॉलम्स होंगे तो आप कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स। कैसे? जैसे एक एग्जांपल एलिमेंट 3 5 7, ये एक रो। इस तरह रोज कितनी? एक। इस तरह मैं ले लूं 5 3 8 1। अब और ले लूं मैं 1 4 9 ले लिया। ये आपके सामने मैंने मैट्रिक्स ली जिसको मैंने नाम दिया
बी का नाम दे दिया, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी कैपिटल लेटर से आप इसको नाम दे सकते हैं। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है मैंने, हमने ये बताना है ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। कैसे पता चलेगा हमें? आपने इसकी नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेनी। अगर तो ये नंबर ऑफ रोज R1 और ये R2 और ये R3, ये आपके पास क्या बन गया? नंबर ऑफ रोज कितनी? R1 1 2 3 रोज है आपके पास, लिख लिया मैंने 3, तो ये बाय लिख लिया। अब आगे हमें बताना है कॉलम। ऑर्डर लिखते वक्त आपने पहले रोज लिखनी होती है, ऑर्डर लिखते वक्त पहले आपने रोज लिखनी है और बाद में कॉलम लिखनी। अब हम इसके कॉलम काउंट करते हैं, ये कॉलम फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, C1 C2 C3, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब आप जरा गौर करें, 3 ही रो है इस कॉलम में, इस जो आपके मैंने मैट्रिक्स लिखा है आपके सामने, 3 ही रो है इसमें और 3 ही कॉलम है। तो आपके पास ये क्या बन गया? इक्वल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स। ये आपके सामने इक्वल मैट्रिक्स बन गया एक। इस तरह आगे आप इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करें जरा जी। अब हमें जो मेन टॉपिक थे इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ये हमारे पास एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें नीचे मैट्रिक्स कुछ दी गई है, हमें इसका ऑर्डर मालूम करना है। इसमें से मैं 2 आपको सॉल्व करके बताता हूँ और बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर ऑफ एक मैट्रिक्स जिसका नाम है ए, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -5 और ये 6। अब ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी आपके सामने। अब इसका हमने क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका ऑर्डर मालूम करें। ऑर्डर मालूम करने के लिए हमने क्या किया था? नंबर ऑफ रोज काउंट कर ली थी और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर ली थी। जितनी आपके पास रोज थी जितनी कॉलम थी वो हमारा ऑर्डर बन गया था मैट्रिक्स का। अब इसकी कॉलम काउंट करें जरा, ये R1 है और ये दूसरी रो R2, ये R1, और कॉलम काउंट करें वर्टिकल लाइन वाले जितने नंबर होंगे, ये वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन नंबर 2, ये कॉलम 2, C1 ये और ये C2। कितने रोज हैं? 1 2 2 रोज है, 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपके पास? ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इस तरह एक एग्जांपल और करते हैं। मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं। सी पार्ट ले लें इसका। सी इज इक्वल टू 2 4। एक आपके पास एलिमेंट जो एंट्रीज है 2 है, दूसरा आपके पास 4 है। अब आपने लिख लिया, अब हमने इसका ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर मालूम करने के लिए आप इस नंबर ऑफ रोज काउंट कर लें और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लें। अब इसकी अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ रोज इसकी एक ही है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही दफा नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए जरा, ये आपके पास सिर्फ एक ही रो है तो इसका नाम दे दिया R1 का। कॉलम्स कितने? कॉलम आपके पास एक ये वर्टिकल लाइन है, दूसरी ये वर्टिकल लाइन में दूसरा नंबर लिखा हो, यानी कि कॉलम्स कितने कितने हैं इसमें? C1 और C2। ऑर्डर लिखेंगे जरा इसका, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ C 1/2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। ये क्वेश्चन हमारा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं कौन से नहीं है एक दूसरे के। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा है जी, जो आपके पास होंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिन 2 मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, और उनके नंबर ऑफ रोज ए के, नंबर ऑफ रोज कॉलम बी के, नंबर ऑफ रोज बी के, नंबर ऑफ कॉलम रोज सी बी के, अगर दोनों के इक्वल होंगे तो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। अब हमने बताना है कि इक्वल है या नहीं। ए पार्ट है इसका
3 5, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास सामने। और दूसरी है, इसके एंट्रीज है आपके पास 5 -2। अब ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमसे पूछा गया बताना है ये इक्वल है या नहीं। कैसे बताएंगे आप? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लें। इसकी रोज कितनी है? एक ही रो है इसकी। कॉलम्स C1, ये C2, कितनी रोज? R1 है, एक 1/2। और B का 1 रो है इसमें, कॉलम्स C1 और कॉलम C2 और वर्टिकल लाइन में नंबर। अब इसका 1/2। जरा चेक करें A का और B का ऑर्डर चेक करें जरा। इसका भी वही है, इसका भी वही है, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स है आपके पास। A और B एक दूसरे के क्या है? इक्वल है जी। इस तरह ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपने ये चेक कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जैसे हम करें थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आप देख रहे हैं ये दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा गया है। दोनों मैट्रिक्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। अब इक्वल है तो इसका मतलब इसकी पहली एंट्रीज के इक्वल होगी, दूसरी एंट्रीज के इक्वल होगी। इस तरह जो तीसरी एंट्रीज है इसकी, वो तीसरी की, और चौथी की। अब हम इसी तरह इक्वल रख लेते हैं और इनको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। लेट्स सपोज पहली एंट्रीज आपके पास a + c विच इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। और दूसरी a + 2b विच इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2। और c - 1 विच इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3 का। और इसी तरह आपके पास लास्ट वन है 4d - 6 विच इज इक्वल टू 2d, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो पहले स्टेप में इक्वेशन सॉल्व होगी, कि पहले स्टेप में इक्वेशन सॉल्व होगी वो हम देखते हैं। अब a + c इसको इक्वल इधर लेके जाएं, ये तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, a - c बन जाएगा आपके पास। इस तरह अगर दूसरा देखें वो भी कोई वैल्यू नहीं देगा डायरेक्ट, हमें पहले स्टेप में हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन c में देखिए जरा, पहले स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। पहले स्टेप में कैसे वैल्यू मिल रही है? c - 1 है इज इक्वल टू 3 है। इसको अगर मैं c इज इक्वल टू c निकालना चाहूं तो 1 को उस तरफ ले जाऊं, माइनस क्या है तो इज इक्वल टू को इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, विच इज c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। आपकी एक ही स्टेप में c की वैल्यू आ गई यहां इक्वेशन से, और कोई नहीं। अब d को देखिए, d की भी सेम इसी तरह आएगी कि पहले स्टेप में ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 4 - 6 है आपके पास और इज इक्वल टू 2d। अब 4d इज इक्वल टू ये 2d है, उधर जाके 6 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब d को इधर ले आएंगे, ये 4d 2d इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2d हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 6। अब 4d - 2d क्या आंसर आएगा? 4 - 2 2, और d वेरिएबल था वैसे का वैसे, और इज इक्वल टू 6। d फाइंड करना है आपने, तो 2 इधर d के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 2 2 3 6। मैंने एक ही टेबल पे अगर काट दिया तो काट दिया, रिड्यूस कर दिया। d इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और इसी तरह अब दो वैल्यू आ गई, c भी आ गया आपके पास और d भी आ गया। अब इन दोनों की मदद से हम जो दो इक्वेशनें बच गई हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रही थी, अब इनकी मदद से उसमें वैल्यू पुट करनी आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा c की वैल्यू आपके पास, अगर a में c की वैल्यू पुट करें आपके पास उसकी c की a की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अगर मैं यहां पे देखूं a + c इज इक्वल टू 0 है। अब a फाइंड करना है, मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा 4, तो ये 0 के इक्वल। अब a फाइंड करना है तो a 4 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 4 आपके पास क्या है? प्लस का। अब c भी आ गया, d भी आ गया, a भी आ गया, बच क्या गया आपके पास? b। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना था आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। अब आपके पास तीन आ गए, c और d और a। अब सिर्फ b रह गया हमारा। b कैसे निकालेंगे? b के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा a + 2b इज इक्वल टू -7। अब a की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 उधर जाके क्या हो जाएगा? -7, और 4 प्लस का उधर जाके हो जाएगा 2b विच इज इक्वल टू -7 + 4 -3,
और b फाइंड करना है तो आपके पास आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3/2 आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे हमने देखा आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, d की भी और a की भी और b की भी। इस तरह इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.1। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर मज़ीद वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किए हमारे चैनल को।